72 साल के बुजुर्ग के जवानी का इश्क उसी के बुढ़ापे में काल बनकर कैसे लौटा। एक डॉक्टर पति और उसकी पत्नी ने मिर्जापुर वेब सीरीज की तरह एक कांड को अंजाम दिया जिसको सुलझाने में पुलिस को 24 दिन का वक्त लग गया। ये पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले ये पूरी कहानी बताइए। ये केस है 2 फरवरी का नंदिनी। 2 फरवरी से लगातार पुलिस फरवरी महीने में इस केस के पीछे पड़ी रही। कहानी 2 राज्यों से होकर घूमती है, एक उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा इस कहानी में एक पंजाब का भी किरदार है क्योंकि आरोपी अमृतसर से पकड़े गए हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जवानी का इश्क जो है वो कैसे भारी पड़ गया, उसकी कहानी दरअसल शुरू होती है। जो बुजुर्ग हैं उनका नाम है रिटायर्ड प्रिंसिपल श्यामलाल। वो देहरादून के एक सरकारी इंटर कॉलेज से रिटायर होते हैं और एक एनजीओ खोलते हैं। ये उनकी जिंदगी की पहली गलती थी या सही था, आगे दर्शक कहानी सुनकर तय करेंगे। वहां एक गीता नाम की लड़की उसमें नौकरी करने आती है और उस लड़की से उनके अवैध संबंध बन जाते हैं। अब जो लड़की थी वो शादी करती है, उसकी एक बेटी होती है, लेकिन जैसे ही उसके पति को पता चलता है कि इसका अवैध संबंध है उस बुजुर्ग के साथ जो एनजीओ का मालिक है, तो वो अलग हो जाता है पति, और ये 3 साल की बेटी के साथ अकेले रहने लगती है। उसके बाद जो खर्च है उसका वो श्यामलाल उठाते हैं जो रिटायर प्रिंसिपल है। लेकिन कहानी में ये मोड़ तब आता है जब देहरादून के ही एक कॉलेज से एमबीबीएस पढ़ने वाले लड़के से इस गीता की मुलाकात होती है और वहाँ से ये जो श्यामलाल ने अब तक किया था जिंदगी में वो कैसे 360 डिग्री घूम जाता है, उसकी कहानी शुरू होती है। हालांकि ये पूरा बताया गया अभिषेक कि श्यामलाल के ऊपर लालच और जो कहते हैं कि आर्थिक तंगी, ये दोनों चीजें हावी हो गई, जिसके बाद श्यामलाल को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। नहीं, आर्थिक तंगी की कहानी नंदिनी गीता से जुड़ी है। ये जो हिमांशु चौधरी नाम का लड़का है जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, वहाँ उससे मुलाकात होती है गीता नाम की लड़की की और मई 2024 में ये लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद उस लड़के को ये बात पता चलती है कि इस बुजुर्ग के साथ इसका संबंध है, लेकिन यहाँ वो प्यार को तवज्जो देने की बजाय पैसे को तवज्जो देता है क्योंकि वो अपने कॉलेज में लगातार ड्रॉप आउट हो रहा था और उसको पैसे की ज़रूरत थी। अब यही एक कहानी आती है, जो पैसे की तंगी की बात आपने की, वो पैसे की तंगी की कहानी ये आती है कि जो लड़की थी वो श्यामलाल को ब्लैकमेल करना चाहती थी। जो रिश्ता इन लोगों ने इतने साल से बनाया था, अब ये बात इस बात पे टिकी थी कि जिस लड़के से इसने शादी की थी उसके लिए वो इसको ब्लैकमेल करना चाहती थी। और इसके लिए बाकायदा पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि किशन नगर एक्सटेंशन नाम की जगह पे ये लोग किराए का कमरा लेते हैं। 2 फरवरी को श्यामलाल को फोन करके बुलाया जाता है। अब उसी कमरे में जो थंबनेल दर्शकों ने पढ़ा है कि एक कमरे में और 2 हथकड़ियों की जो कहानी है वो यही है कि वो यहीं से शुरू होती है कि श्यामलाल जो है उस कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं वहां उनको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन उसी कमरे में हिमांशु चौधरी जो है वो छिपा हुआ होता है एक कैमरा लेकर। एक स्पाई कैमरा उसके पास होता है जिस कैमरे की मदद से वो वीडियो बनाना चाहता है ताकि श्यामलाल को ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन ये भी चूंकि रिटायर्ड प्रिंसिपल है और हिमांशु को वो देख लेते हैं और उसके बाद दोनों के बीच छीना झपटी होती है। जो चीज़ें इनके पास रखी थी, खबर ये तक मिली कि जो वो महिला है, जो गीता नाम की महिला थी, उसने हथकड़ी से दोनों हाथ बांध दिए और उसका जो गला है वो दबा दिया बैठकर सीने पे। उसके बाद एक नई कहानी खुलती है कि ये लोग सहारनपुर जाते हैं, बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में पसीने इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर था। जैसे कोलकाता केस में संदीप घोष और तमाम लोगों से सीबीआई तक जांच नहीं उगलवा पाई, साक्ष्य नहीं उगलवा पाई, वही हाल यहाँ हुआ था। उसकी कहानी सुनेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को भी लगेगा कि ये कैसे कोई इतना दिमाग लगा सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को खोलने में और आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को 24 दिनों का वक्त, जैसे कि अभिषेक हमने बताया, मुझे लगता है एक बार वो बताना चाहिए कि आखिरकार 24 दिन का वक्त लगा क्यों, ऐसा क्या उन लोगों ने पुलिस को घुमाया, क्या षड्यंत्र रचा था। पुलिस के पास ये केस 2 फरवरी का है नंदिनी, लेकिन 7 फरवरी को पुलिस के पास पटेल नगर थाने में मुकदमा पहुंचता है और मुकदमा दर्ज करवाती है उस प्रिंसिपल की बेटी। वो ये कहती है कि पापा घर से बाइक से गए थे 2 तारीख को, लेकिन घर नहीं लौटे और फ़ोन बंद आ रहा है। इन लोगों ने फ़ोन हटा दिया था, बंद कर दिया था। अब इन लोगों के सामने सवाल ये था कि बॉडी को कहाँ ये लोग रखेंगे ताकि
पकड़े ना जाएं। ये चूंकि एमबीबीएस का स्टूडेंट था, इसलिए इसको ये पता था कि 24 घंटे अगर बॉडी को रख दिया जाए तो ब्लड जम जाएगा, और अगले दिन उसने इस बॉडी के 4 टुकड़े किए। उसके बाद ये जाता है सहारनपुर, जहां गीता का भाई रहता था, जो महिला इसकी पत्नी है उसका भाई वहां रहता था, अजय। ये लोग वहां से बुलाते हैं उसको, भाई को, और एक बहनोई जो है उसको। ये दोनों लोग यहाँ आते हैं देहरादून में ये गाड़ी में भरकर डिग्गी में वो टुकड़े जो है जाकर सहारनपुर में फेंक देते हैं नदी में। अब पुलिस के सामने संकट ये था कि केस को खोला कैसे जाए, तो पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल निकालते ही ये पता चलता है कि जो लास्ट लोकेशन था वो किशन नगर एक्सटेंशन था, जो कमरा इन्होंने बदला था जहां श्यामलाल को बुलाया था। अब वहां जैसे ही पुलिस जाती है तो देखती है वहां से दोनों फरार हैं ये लोग, ना वहां वो महिला मिली और ना हिमांशु चौधरी मिला। अब ये लोग वहां से फरार होकर जाते कहाँ हैं ये पुलिस को पता नहीं था। पुलिस एक लोकेशन निकालती है तो सहारनपुर का उसको लोकेशन मिलता है, उसके भाई अजय को वहां से उठाती है। उसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि इन लोगों ने 4 फरवरी को एक दिन इंतजार करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाया, सहारनपुर के बड़गांव में ठिकाने लगाया, और उसके बाद ये दोनों जो पति पत्नी हैं ये लोग दिल्ली, मुंबई, जयपुर, प्रयागराज और कुरुक्षेत्र, अभी प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा था, तो हो सकता है भीड़ में छिपने की कोशिश इन लोगों ने की हो, लेकिन कहते हैं पुलिस अगर चाह ले तो फिर आरोपी पाताल में भी हो तो निकाल लेती है। और ये लोग जैसे ही अमृतसर पहुंचे, वहां पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली और वहां से उठाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद इस पूरी कहानी का जब खुलासा हुआ तो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से इस कहानी को मिर्जापुर से जोड़कर देखने लगे। हालांकि इस पूरी कहानी को लेकर के ये भी बताया गया कि जो ये आरोपी थे, जैसे आपने प्रयागराज का जिक्र किया, महाकुंभ का, पुलिस की तरफ से ऐसा भी बताया गया कि इन दोनों ने महाकुंभ में जाकर के स्नान भी किया बाकायदा, और उसके बाद जो आगे का इनको जो घटना को अंजाम देना था उन्होंने दिया। इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? इस केस में जो वहाँ के एसएसपी हैं, देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, वो ये बताते हैं कि अब सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का काम यही है कि आरोपियों को सख्त सज़ा मिले, और हम लोगों का काम ये है कि दर्शकों को ये बताया जाए, ऐसी खबरें बताई जाए ताकि समाज जो है वो जागरूक हो सके, पता चले कि क्या क्या चीज़ें चल रही। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।